तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। मुझे लगता है पॉलिटी का ये मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर है। लोग ज़्यादातर इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इतनी स्मूथली हम इसको पढ़ें कि दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो भारत के संविधान के निर्माण में, भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, लेकिन इससे 200 साल पहले से ही धीरे धीरे कुछ ना कुछ नियमों में परिवर्तन होने के साथ संवैधानिक विकास शुरू हो गया था। तो उसी को हम देखेंगे कैसे ये हुआ। इसको हम दो पार्ट में बांट कर देखते हैं। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक शासन रहा 1858 तक, तब तक संवैधानिक विकास क्या हुआ, और उसके बाद जब ब्रिटिश ताज के अंडर में आ गया 1858 से लेकर के 1947 तक, उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन अधीन जो भारत था, यानी कि 1773 से और 1853 तक, उसमें हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत पहले से शासन शुरू हो गया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ही ब्रिटिश सरकार जो है राज करने लगी धीरे धीरे भारत पर, लेकिन उसका संवैधानिक विकास 1773 से स्टार्ट हुआ। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट का क्या काम था? इसमें क्या हुआ, इसने भारत में कैसे संविधान और भारत में नियम कानून कैसे बनाए जाए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लाई। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 1772 में क्या होता है, 1772 में पहले गवर्नर बनाए जाते हैं वारेन हास्टिंग। तो उसी को जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है तो कहा जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर जिनको हम कहते हैं, इन्हीं को बंगाल का अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इस प्रकार बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए? वारेन हास्टिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हास्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। अब क्योंकि पद बदला है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बदलेंगी। तो गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के साथ साथ इनको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी उसका भी कार्यभार देखने के लिए कह दिया गया कि वहाँ पर गवर्नर होंगे, ठीक है, लेकिन आप उनका कार्यभार संभालेंगे क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, आपके अंडर में दोनों रहेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसी के तहत कलकत्ता में 1774 में क्या होता है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है। पहला उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की जाती है? कलकत्ता में 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है। और इसके पहले जो सुप्रीम, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, वो कौन होते हैं? इलिया इम्पे होते हैं। ठीक है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? इलिया इम्पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय कैसे काम कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पे कैसे कंट्रोल कर रही थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के जरिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट एक कुछ लोगों का समूह होता था, उसके जरिए ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या होता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गया 1773 में, लेकिन इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, इसको देखने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है 1784 में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता क्यों है? ये इसलिए आता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 में, इसमें आखिर कुछ कमियां हैं या फिर नहीं हैं, इनको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1784 में, 10 साल बाद। कि 10 साल बाद देखा जाए इसमें कुछ कमियां हैं या नहीं है, उनको ठीक किया जाए। तो उनको कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब देखिए, अगर किसी चीज़ को आप याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पिट्स, अगर किसी चीज़ को हम, कोई सामान है उसको अगर बार बार पीटें तो क्या होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी यही होता है। जब पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आता है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को देखने के लिए, तो उसको पता चलता है कि भारत के राजनीतिक और व्यापारिक लोग जो हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं या बड़े पैमाने पर उनमें मतभेद है। तो इसको दूर करने के लिए क्या होता है, ये निर्धारित किया जाता है कि इनके लिए, जैसे अभी तक क्या हुआ, हमने अभी रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो होता था वो सारी चीज़ों को मैनेज करता था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने अभी बताया पीट पीट के दो भाग में बांट दिया उसको। तो क्या होता है कि दो भाग में बांट दिया जाता है। बोला जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो है वो व्यापारिक मामलों को देख ले, ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यानी कि नियंत्रण बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो राजनीतिक मामलों को देख ले। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। डायरेक्टर जो होते हैं, डायरेक्टरेट डायरेक्टर जो होते हैं, वो व्यापार करते हैं, फिल्में लॉन्च करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो व्यापारिक मामले देखेंगे। और कंट्रोल राजनीतिक कंट्रोल होता है, राजनीति हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको देखेगा? राजनीतिक मामलों को देखेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या होता है। अब देखिए कि जो जितने भी
एक्ट आ रहे होते हैं, आप इनको याद रखिएगा, ये सारे एक्ट 20 साल के लिए आ रहे होते हैं। कितने साल के लिए आ रहे होते हैं? 20 वर्ष में आ रहे होते हैं। जैसे पहला आया 1773 में, तो उसके 20 साल बाद अब एक तो बीच में इसकी कमियों को देखने के लिए आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को, उसको छोड़ दीजिए। इस तरह से ये कोई एक्ट तो था नहीं, ये तो केवल 1773 के एक्ट की कमियों को देखने के लिए आया था। अगर हम एक्ट की बात करें 1773 के बाद दूसरा कौन सा आएगा 20 साल बाद, कौन सा? 1793 में। अब 1793 के एक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 20 साल बाद आएगा, ये याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 20-20 साल पर एक्ट आ रहे थे, 20 वर्षों पर एक्ट आया करते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ देखती थी, तो इसलिए 20 साल बाद उसकी समीक्षा की जाती थी। तो फिर 20 साल बाद आ गया 1793। अब 1793 में क्या होता है, ये निर्धारित होता है कि क्या हम लोग धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो, क्योंकि झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, आपने अभी देखे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट बनाया जा रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जा रहा है, तो ये होता है क्या इसके जो व्यापारिक अधिकार हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, अगर ज़्यादा झगड़े लड़ाई हो रहे हैं तो 1793 में जो है ये चीज़ डिसाइड होती है कि क्या हम लोग ऐसा करें कि हम लोग जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके व्यापारिक अधिकार ख़त्म कर दें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि नहीं नहीं, अभी ख़त्म मत करिए, हम लोग जो है और बिजनेस करने दीजिए, और रिक्वेस्ट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि प्राइवेट होती है वो तो, ठीक है। तो क्या करते हैं, 20 साल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1793 में बढ़ा देती है कि चलो ठीक है, 20 साल तक और आप अपना व्यापारिक जो आपका एकाधिकार है उसको करते रहिए, संभालते रहिए। तो आपको समझ में आ रहा है 1773 के बाद जो है 1784 में क्या हो रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन जा रहा है। उसके बाद 1793 में क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी मत ख़त्म करिए, 20 साल बढ़ा दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, 20 साल बढ़ा देते हैं। फिर अगली साल कब आएगा, क्योंकि 20-20 साल पर समीक्षा होती है, तो 20 साल बाद कब आएगा, 1813 आता है, 20 साल बाद देखिए, ठीक है। अब 1813 में जो चार्टर आता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था हम आपके राजनीतिक अधिकारों को ख़त्म कर देंगे, व्यापारिक अधिकारों को ख़त्म कर देंगे, तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर दोबारा मना करती है कि नहीं नहीं, मत ख़त्म करिए और चलने दीजिए 20 साल। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती नहीं है, वो क्या करती है, भारत में जो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार होती है उसको समाप्त कर देती है। केवल क्या छोड़ती है, चीन के साथ व्यापार छोड़ देती है कि ठीक है, चीन के साथ आप व्यापार करते रहिए, और भारत में जो चाय का व्यापार है उसको संभालने देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। केवल दो छोड़ती है, समझ में आ रहा है, केवल दो को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में, ठीक है, चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके एक अधिकार जो कंपनी का व्यापार का होता है उसको समाप्त कर देती है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने जैसे याद रखा है, मैं अपने याद रखने के तरीके से आगे वाली चीज़ों को पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। देखिए, एक और थ्री, थ्री मतलब क्या होता है, इससे आपको फ्री जैसा फील हो रहा है। और एक क्या होता है, एक एक व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा फ्री दे दें, देखिए क्या होता है, 1813 का जो एक्ट होता है उसमें पहली बार भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय हो लिया जाता है, कि भारतीयों की शिक्षा के लिए, खासतौर पर इंग्लिश शिक्षा के लिए, हर साल जो है 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो एक एक व्यक्ति को अगर हम शिक्षा फ्री दें, ठीक है, तो हम 1813 13 तो क्या होगा, वो इस एक्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसको मेरा याद करने का जो तरीका वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 13 है, तो एक एक को फ्री, 3 से फ्री, एक एक को फ्री देंगे क्या, शिक्षा। अब देखिए, शिक्षा क्यों फ्री दे रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पहली बार भारत में ईसाई मिशनरीज़ को भेजती है 1813 में। किस लिए? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में मिशनरीज़ को भेजती है। तो जाहिर सी बात है, ईसाई मिशनरीज़ आएंगे तो अंग्रेजी में ही बात करेंगे, अंग्रेजी में ही लोगों को समझेंगे, समझाएंगे। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का विकास ज़रूरी है। इसलिए भारत सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास करने लगती है। कब? एक एक को हम देंगे शिक्षा फ्री, वन वन को फ्री, तो क्या होता है 13, 1813 में। उम्मीद है आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमने पिछले में ही देख लिया 1813 वाले में। उसमें क्या होता है, कंपनी केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सारे व्यापार ख़त्म कर देती है। फिर देखिए 20 साल बाद आया, 13 के बाद 33 में, मैंने बताया ना 20-20 साल बाद आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, ठीक है, क्योंकि समीक्षाएं दूसरी प्राइवेट कंपनी होती है तो 20-20 साल बाद समीक्षा होती है। तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है। अब इसमें क्या होता है, सारे समस्त जो व्यापारिक अधिकार होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। जो दो बचे होते हैं, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, वो भी ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है, कि उनका भी दी एंड। केवल क्या, राजनैतिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बचते हैं। कौन से अधिकार? राजनैतिक अधिकार। क्यों? क्योंकि व्यापारिक और राजनीतिक लोग आपस में लड़ रहे थे, इसी वजह से हुआ ही था ये। तो केवल राजनीतिक अधिकार बच जाते हैं, व्यापारिक अधिकार 1833 में पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है,
अब क्या हुआ, जब ये सारे अधिकार ख़त्म हो गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है व्यापार तो अपने अंडर में ले ली। तो उसके वजह से क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको क्या कहती है कि अब संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल है और मेरा बिजनेस आप अपने तरीके से संभालिए, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए हैं, व्यापारिक अधिकार हमारे पास हैं। तो भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल अभी तक था उसको कह दिया जाता है कि आप संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल हैं और आप अब इस सारी चीज़ों को संभालेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं वो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब देखिए देखिए यहाँ पर इसको जो अब मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, देखिए फिर क्या होता है 1833 में। अब क्या होता है 1833 में ये होता है कि भारतीयों के लिए कहा जाता है कि भारतीयों को धर्म या जन्म के स्थान या वंश या वर्ण, ठीक है, इसके आधार पर आप सरकारी नौकरी या किसी भी चीज़ में अयोग्य घोषित नहीं करेंगे। मतलब भारतीयों के साथ धीरे धीरे भेदभाव करना बंद होता है, ठीक है। किस एक्ट से, 1833 के एक्ट से सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा भारतीयों के साथ, उनके जन्म, ठीक है, धर्म, वंश और वर्ण के आधार पर, ठीक है, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, दोनों तरफ इक्वल है ना, 3 3, ठीक है। तो इनको भी फ्री, इनको भी फ्री। तो अगर दोनों लोगों को किसी चीज़ में फ्रीडम दी जाए, ठीक है, किसको, ब्रिटिश को, उन लोगों को भी और इंडियन लोगों को भी, तो उस है वो एक्ट क्या होगा, 1833 का एक्ट होगा, 3 3 जिसमें आ रहा हो तो वही है। दोनों लोगों को बराबरी होगी सरकारी नौकरी में, जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश लोगों को छूट मिलेगी उतना इंडियन लोगों को भी छूट मिलेगी, 1833 के एक्ट में हुआ। अब इस चीज़ का सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से भारतीयों को हक अधिकार दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इसकी जांच के लिए क्या होगा, भारतीय जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की को सम्मिलित कर दिया गया। एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित कब किया जाएगा, जब हमको ये चेक करना होगा कि सही से हक अधिकार मिल रहे हैं लोगों को या नहीं मिल रहे हैं। तो ये कब होगा, जब दोनों लोगों को हम लोग फ्रीडम देंगे, 3 3 फ्री करेंगे, दोनों लोगों को फ्रीली फ्रीडम देंगे तब। तो 1833 के एक्ट में ये भी हुआ कि गवर्नर के परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। फिर देखिए 20 साल बाद क्या होता है, फिर 20 साल बाद एक्ट आता है 1853 में, चार्टर एक्ट आता है। ये बहुत खास एक्ट नहीं होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। इसमें केवल ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे कि सिविल सेवाओं की भर्ती में खुली प्रतियोगिता शुरू हो जाती है कि अब सबको सिविल सेवा देने का मौका मिलेगा, सिविल सर्विसेज देने का मौका मिलेगा, ठीक है, भारतीयों को भी मौका मिलेगा। तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट में खुली भर्ती करने का प्रतियोगिता का शुभारंभ होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम लोगों ने 1853 तक पढ़ लिया। अब क्या होता है, 1857 की होती है क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति होती है। अब 1857 की क्रांति के बाद जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत गुस्सा हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से, व्यापार तो आपके ख़त्म ही है, आप राजनीति संभाल रहे हैं और कैसे राजनीति संभाल रहे हैं, कितना बड़ा आंदोलन हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है फिर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश ताज जो है वो शासनाधीन कर लेता है भारत को अपने। तो उसके बाद हम जितने अब एक्ट पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, वो ब्रिटिश ताज के अंडर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, आनन फानन में जल्दी से भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया जाता है, जल्दी जल्दी में लाया जाता है। इसमें बहुत परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, बहुत नियम नहीं बनाए जाते हैं, बस इतने नियम बनाए जाते हैं कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म, ब्रिटिश ताज के अंडर में होगा सब कुछ। और ये जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं इनको कहा जाता है गवर्नर जनरल, नाम हो गया तुम्हारा तो तुम ज़्यादा 3 5 कर रहे हो, तो आपको अब वायसराय रहेंगे, आप गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, आप गवर्न नहीं करेंगे भारत को, केवल वायसराय हैं, आप हमारे दूत की तरह हैं आप केवल, ठीक है। तो 1858 में ये कहा गया कि गवर्नर जनरल बना के तुमको ज़्यादा वो कर दिया, तुम अपने मन का काम कर रहे हो, तो इसलिए अब तुमको वायसराय कहा जाएगा, अब तुम केवल हमारे दूत की तरह काम करोगे। तो क्या होता है, ब्रिटिश ताज के केवल प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, बाकी इनके पास अपना कोई बहुत राइट नहीं रह जाता है, ठीक है। और ये बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं, लॉर्ड कैनिंग वो प्रथम वायसराय बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति होती है वो किसके समय में होती है, लॉर्ड कैनिंग के समय ही होती है। तो उतना समय नहीं होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और क्योंकि नया व्यक्ति आएगा तो पता नहीं कैसे संभाल पाएगा, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को, जिनके समय में 1857 की क्रांति हुई, इन्हीं को रहने दिया जाता है। लेकिन इनको कहा जाता है अब क्या आप गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, अब आप क्या बन जाएंगे, वायसराय बन जाएंगे। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि 1857 की क्रांति तक तो ये गवर्नर जनरल ही थे ना।
जब 1857 की क्रांति हो गई तब इनको हटा दिया गया कि अब आप गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, आप क्या हो जाएंगे, वायसराय हो जाएंगे, ब्रिटिश ताज के अंडर में हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत परिषद अधिनियम 1861, मैंने अभी आपको बताया कि 1858 में जो आया था वो आनन फानन में आया। 1857 की क्रांति के बाद ये हुआ कि जल्दी जल्दी नियम लाओ, भारत में बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है, तो बस ये होता है कि ये बोल दिया जाता है कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म, ब्रिटिश ताज के अधीन में आ गया है सब कुछ, और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा और ये हमारा आदमी होगा। लेकिन 1861 में आता है, ठीक है, 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आता है, ये पूरा विधिवत आता है, इसमें कुछ नियम कानून बनते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है, जिसका जितना शेयर वो मेंबर वो अध्यक्ष, ठीक है, बोर्ड होती है, अलग चीज़ें होती हैं, तो वो होता है। और गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैबिनेट के हिसाब से काम करती है। तो जो पोर्टफोलियो वाला सिस्टम होता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, कि जिसके जितने शेयर वो मेंबर होगा और ये होगा वो होगा, सीईओ बनेगा, उसको ख़त्म कर दिया जाता है कि पोर्टफोलियो बंद। और ब्रिटिश ताज के अंडर में अब कैबिनेट में बदल दिया जाता है। कैबिनेट भाई, जहाँ पे भी गवर्नमेंट शामिल होगी वहाँ कैबिनेट शामिल होगी, जहाँ जैसे भारत सरकार है तो गवर्नमेंट है तो कैबिनेट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट में बदल दिया जाता है। और क्या होता है, अब दिक्कत इस बात की है, वायसराय के पास कुछ हक अधिकार है नहीं, तो क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो भारत में कोई बड़ा अगर आंदोलन हो रहा है, बड़ा कोई कुछ इस तरह का हो रहा है, अगर कोई फैसला लेना है तो बार बार आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, यहाँ से पानी वाला जहाज़ जाएगा, वहाँ कोई सूचना लेकर जाएगा, वहाँ वहाँ के कांग्रेस में पास होगा, तब कोई नियम बनेगा तो वापस आएगा जहाज़ से बताएगा। तो हो सकता है इसमें कुछ दिक्कतें हो, कोई ऐसा नियम कानून हो तुरंत लागू करना, आंदोलन हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए कुछ तो हक अधिकार रखिए आप वायसराय के पास। तो इसलिए क्या होता है, वायसराय को क्या दिया जाता है, अध्यादेश का राइट दिया जाता है। कब दिया जा रहा है, 1861 में, जब विधिवत एकदम 1857 की क्रांति के बाद नियम बन रहे हैं कि ठीक है, आपको एक अध्यादेश का हक अधिकार दिया जा रहा है कि कोई ज़रूरत पड़ने पर आप अध्यादेश ला के कोई नियम बना सकते हैं, कोई आंदोलन हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन ये केवल 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि 6 महीने में तो ब्रिटेन ब्रिटेन तक कोई व्यक्ति चला ही जाएगा, सूचना चली ही जाएगी, और वहाँ से फिर कोई ना कोई कांग्रेस में नियम कानून पास होकर वापस आ ही जाएगा, तो वो नियम लागू होगा, तब तक आपका अध्यादेश यहाँ पर काम करेगा किसी आंदोलन या किसी भी तरह की समस्या को दबाने के लिए। कब तक, 6 महीने तक। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए दो छोटे छोटे एक्ट आते हैं। एक आता है 1892 का एक्ट, ठीक है। 1892 के एक्ट में क्या होता है, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि 1991 में मनमोहन सिंह जो है उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने क्या किया था कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको खोल दिया था ग्लोबलाइजेशन की तरफ, कि भारतीय कंपनी बाहर भी जा सकती हैं व्यापार करने के लिए, और बाहरी कंपनी भारत भी आ सकती है व्यापार करने के लिए। तो ये कब हुआ था, 1991 में हुआ था, ठीक है। तो उस अगर आपको ये चीज़ याद है 1991 का, तो आप इसको भी याद रख सकेंगे। उसके ठीक 100 साल पहले, हाँ, लगभग 1892 में क्या हुआ था कि बजट करने पर हमको, बजट क्योंकि उसी से संबंधित है, ठीक है, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और हमारा बजट, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको खोल दिया गया था। तो बजट आप उसे याद रखेंगे, क्योंकि उससे 100 साल पहले 1892 में क्या किया गया था, जो भारतीय सदस्य हैं उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। किस अधिनियम के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1892 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। ये तो हम बता चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग हिस्ट्री में। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, मिंटो उस समय जो है, लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, याद करने का अगर आपको दिक्कत हो रही है, नौ है ना, नौ मतलब नो नो। तो क्या होता है इसमें, मार्ले मिंटो सुधार में होता क्या, मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन मंडल की बात चल रही होती है कि मुस्लिमों को अलग से हक अधिकार दे दिया जाएगा कि ये इलाका मुसलमानों का है, केवल मुसलमान खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। तो इसके लिए मना कर देते हैं सारे कांग्रेस वगैरह के नेता। तो नो आ गया, तो मार्ले मिंटो सुधार नो, मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए नो कह देते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग जो दो अधिनियम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, 1919 और 1935। तो देखिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मांगटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि चैम्सफोर्ड जो है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे 1919 से थोड़ा सा नियम कानून बनने, मतलब सत्ता की तरफ जा रही हैं चीज़ें, सत्ता शासन
पावर, ठीक है, केंद्र प्रांत, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं कब से, 1919 से। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। तो देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। ठीक है, ये देखिए पहली बार क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली अपनाई गई। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली कब अपनाई गई, 1919 में। मैंने कहा ना 1919 और 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है 1919 से, सत्ता, शासन, केंद्र, प्रांत, ठीक है, इनमें सरकारें, इनकी सत्ता, इनकी ताकत बंटना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से शासन, सत्ता और ये सारी चीज़ें आएंगी, कहाँ से आ रही हैं, 1919 से आ रही हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या कोई चुनाव कराया गया, हाँ, 1926 का आम चुनाव और 1945 का जो चुनाव हुआ वो इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। 1926 और 1945 में जो चुनाव हुए थे वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए मैंने बताया ना, केंद्र और प्रांत की में सत्ता का बंटवारा यहाँ से शुरू हुआ। देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं जैसे इसको याद रखता हूँ, पहले एक चीज़ समझ लीजिए तो आपको आसानी होगी। देखिए यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, दोनों चीज़ें बराबर हैं पूरे साल में, ये भी 19, ये भी 19, यानी कि दो बराबर भागों में चीज़ें बट रही हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में चीज़ें बट रही हैं, 19 इधर, 19 इधर। तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि दो बराबर भागों में जहाँ दो तरफ बंटवारा होगा वो कौन सा होगा, 1919। अब देखिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, द्वि सदन ला रही है, एक सदन, द्वि सदन। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, द्वि सदन ला रही है। कौन कौन से दो सदन ला रही है, एक तो राज्यसभा परिषद ला रही है जिसको आज राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा ला रही है केंद्रीय विधानसभा जिसको आज लोकसभा कहते हैं। ये ऊपरी सदन है, निम्न सदन है। ठीक है, द्विसदन आ रहा है, कब आ रहा है, 1919 में, क्योंकि 1919 में हमने बता दिया 19 एक पार्ट, 19 एक पार्ट, दोनों तरफ 19 है, दो भाग में बटेगा। ठीक है, और क्या हो रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता, मैंने बताया केंद्र और प्रांत, ये भी दो भाग हो गए, एक केंद्र सरकार, एक प्रांत गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार जो है पहली बार प्रांतीय विधायकी को सत्ता का हस्तांतरण कर रही है। कब सत्ता बांट रही है, जहां दो भाग में बट रहा है कि आधी तुम्हारी आधी मेरी। 1919 में क्या कर रहे हैं, सत्ता को बांट रहे हैं आपस में, 19 केंद्र प्रांत। ठीक है, एक सदन, द्विसदन। ठीक है, द्वैध शासन, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बांट रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने क्या किया, अपने लिए तो केंद्र सरकार ने ला दिया द्वि सदन के, हम भाई दो सदन का रहेंगे, राज्यसभा रहेगी हमारी और विधानसभा लोकसभा यानी कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा रहेगी। ठीक है, और प्रांतों को भी केंद्र ने सत्ता बांटी, क्यों, क्योंकि 1919 में दो भाग में बंटना है। तो केंद्र के द्वारा प्रांतों को पहली बार शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। ठीक है, अब अपने लिए तो इन्होंने द्विसदन की व्यवस्था अपना ली कि हमारे यहाँ दो सदन रहेगा। प्रांतों के लिए क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली, अपने लिए द्विसदन। ठीक है, प्रांतों के लिए द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली क्या, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको दो भाग में बांट दिया जाता है, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित में वो होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि न्याय व्यवस्था हो गई, जैसे कि ये आपका क्या कहते हैं भू राजस्व हो गया, जैसे कि आपका पुलिस हो गया। हस्तांतरित विषय में जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, जो छोटे मामले होते हैं वो हस्तांतरित विषय में होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, भारत के जो सिविल सेवा के एग्ज़ाम होते हैं, जो सिविल सेवा के एग्ज़ाम होते हैं वो भारत में होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ से ब्रिटेन जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन 1919 में कहा गया कि अब भारत में ही एग्ज़ाम होगा, और 1941 आते आते क्या हुआ कि भारतीयों की संख्या अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा हो गई। तो ये वाला उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। 1919 में क्या हो रहा है, 1919 दो जगह बंटवारा होगा, केंद्र में शक्ति का बंटवारा, प्रांत में शक्ति का बंटवारा। ठीक है, और उसके बाद केंद्र में क्या होगा, द्वि सदन बनेंगे, प्रांत में क्या होगा, द्वैध शासन आएगा। केंद्र ने अपने लिए अच्छी चीज़ कर ली, क्या कर ली, द्वि सदन। प्रांत के लिए क्या किया है केंद्र ने, द्वैध शासन किया है। चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। तो मैंने कहा था आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक 1919 का भारत सरकार अधिनियम और एक 1935 का भारत सरकार अधिनियम, केवल ये दोनों अच्छे से समझने हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आज जो हमारा आप संविधान देख रहे हैं वो मुख्यतः भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही डिपेंड है। सारा का सारा संविधान ही समझ लीजिए, ज़्यादातर पार्ट जो हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही संविधान बनाने में ली गई हैं। तो हमारे संविधान का मुख्य स्रोत हो गया। अब देखिए 1935 से क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ से मॉडर्न जो इंडिया है, आधुनिक भारत, उसका निर्माण हो रहा है। जितनी मॉडर्न चीज़ें आपको सोच सकते हैं आप सोच लीजिए। आज भारत क्या है, राज्यों का संघ है ना, बहुत सारे राज्य मिलकर बना हुआ है ना। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यहीं से आया। 1935 से भारत जो है मॉडर्न बनते जा रहा है, संघ की व्यवस्था हो रही है, संघ सरकार बन रही है, संघात्मक गवर्नमेंट बन रही है। ठीक है, ये चीज़
धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रही है, संघ की शासन बन रहा है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ, अखिल भारतीय महासंघ, मतलब जहाँ भी संघ आ जाए वो समझ लीजिए 1935 में आ गए आप, क्योंकि 1935 से ही भारत का जो संविधान है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही बना है। मॉडर्नाइजेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मुख्य स्रोत हो गया संविधान का, संघात्मक सरकार बन रही है एकदम। आज की जो सरकार है, यूनियन ऑफ इंडिया, जो यूनियन है आज के डेट में राज्यों का, ठीक है, फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो गई कब? 1935 में। भारत संघ कह लीजिए, अखिल भारतीय महासंघ कह लीजिए, संघीय सरकार, शासन, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको 1919 में क्या बताया कि 1919 में केंद्र सरकार अपने लिए द्विसदन लागू करती है और प्रांतों के लिए द्वैध शासन लागू करती है। लेकिन क्या होता है कि केंद्र सरकार को ये द्वैध शासन वाला बड़ा बढ़िया लगता है कि प्रांतों में जो स्कीम लागू होती है विषय वाली, ये काफ़ी सफल होती है, ठीक है, द्वैध शासन, क्योंकि आरक्षित और हस्तांतरित सब्जेक्ट होते हैं कि जो आरक्षित हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो ट्रांसफर्स हैं, हस्तांतरित हैं, उनमें जो है वैसे नॉर्मल वाले विषय हैं। तो केंद्र सरकार क्या करती है, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर देती है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने यहाँ लागू करती है। केंद्र सरकार देख रहे हैं क्या कर रही है, 1919 में इन्होंने क्या किया, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि द्वैध शासन को हटा रहे हैं प्रांतों से, क्योंकि ये व्यवस्था इनको अच्छी लगती है, इनको खुद लागू करना है। तो प्रांतों से ये द्वैध शासन को हटा देते हैं और कहाँ लागू कर देते हैं, केंद्र में, ठीक है। जो 1919 में इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, वो अब क्या कर रहे हैं, केंद्र अपने यहाँ द्वैध शासन लागू कर रही है और प्रांतों के द्वैध शासन को हटा देती है, ठीक है। 1935 में देखिए और क्या खास खास चीज़ें होती हैं जो आज हम आरबीआई देख रहे हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मॉडर्न इंडिया बन रहा है। आरबीआई का निर्माण 1935 के अधिनियम से होता है, ठीक है। संघीय न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो आज दिल्ली में है, उसकी स्थापना कब हो रही है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हो रही है। कब? 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है उसकी स्थापना होती है। और क्या हो रहा है, जो वर्मा देश है यानी कि म्यांमार देश है, 1937 में इसी अधिनियम के तहत 1935 के भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से अलग हो जा रहा है। अब ठीक है, शक्तियाँ तो बढ़ गई। अब 1935 में भारत में काफ़ी मॉडर्न हो गया है भैया, केंद्र के पास शक्तियाँ हैं और प्रांतों या राज्यों के पास शक्तियाँ हैं। अब विषय भी, क्योंकि केंद्र सरकार ने द्वैध शासन अपने यहाँ लागू कर दिया। द्वैध शासन मतलब जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनको बांट लिया आरक्षित और हस्तांतरित विषय में। इंपॉर्टेंट चीज़ें आरक्षित में और जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हस्तांतरित में। अब जो बची हुई शक्तियाँ हैं, अवशेष शक्तियाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका ना आरक्षित विषय में जिक्र है ना हस्तांतरित विषय में जिक्र है, तो उसको क्या किया, वो शक्तियाँ किसको दे दी, गवर्नर जनरल को दे दी। कब? 1935 में। देख रहे हैं आप 1935 में कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कि भाई ये भी सोच पा रहे हैं कि जो शक्तियाँ बच जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, कोई सा ऐसा सब्जेक्ट हो जो दोनों में ना हो तो वो कहाँ जाएगा, तो गवर्नर जनरल के पास जाएगा। मॉडर्न इंडिया का धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। कहा जाता है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही आया। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा किसी ने आपको पढ़ाया होगा और आपको कहीं इतना अच्छा समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। आप देखिएगा आप कितने ईजिली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ द पॉलिटी आई थिंक। तो हम लोगों ने बहुत इजीली इसको कवर कर लिया है। चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं बिना एफर्ट के। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि कब हुई थी, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यही तो था पहला एक्ट जो पहली बार नियम कानून जहाँ से बनना शुरू हुआ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर एक्ट। इसी में तो होता है कि 1813 में जो है सारे हक अधिकार छीन लिए जाते हैं, 33 में तो सब कुछ खत्म हो जाता है, 13 में क्या होता है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके और सारे अधिकार ले लिए जाते हैं। लेकिन जब 20 साल बाद और 33 में जाते हैं तो 33 में सारे ही अधिकार ख़त्म कर देते हैं।
13 में तो क्या होता है कि 1793 में क्या होता है, ये लोग बोलते हैं 20 साल के लिए बढ़ा दीजिए, तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। लेकिन 1813 में चीन और चाय को छोड़ करके सारे व्यापार के अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर देखते हैं। देखिए इसमें मिलान करना है। नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब होती है? दो बोर्ड कब बने थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल? जब पीटा जाता है, पीट पीट कर किसी चीज़ को दो भाग में बांट देते हैं, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में, उसमें होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, किस अधिनियम से? 1773 के अधिनियम से। ईसाइयों को भेजा जाता है भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कब? एक एक को देंगे इंग्लिश फ्री, शिक्षा फ्री, 1 3। ठीक है, इंग्लिश फ्री क्यों दे रहे हैं? ताकि भारत में आकर के क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर सकें। तो इंग्लिश में ही वो तो प्रचार प्रसार करेंगे, तो भारतीयों को इंग्लिश आएगी तभी तो कर पाएंगे। तो एक एक को इंग्लिश फ्री दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बचता है। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की मान्यता। देखिए 33 में क्या होता है, बराबर है ना, तो अंग्रेजों को और भारतीयों को बराबर हक अधिकार मिलते हैं। ठीक है, कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, कानूनी सदस्य एक बैठाया जाता है परिषद में, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सही से इस नियम का पालन हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भाग लेना संभव बना? किससे बना? देखिए 1833। बराबर बराबर मैंने कहा था ना, 3 3। अंग्रेजों के लिए भी फ्री, इंडियन के लिए भी फ्री, दोनों लोग फ्री होकर फ्रीली काम कर सकते हैं। कब? चार्टर्ड एक्ट 1833 से। कितना आसान है, पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हम लोगों ने पढ़ाया है ये अभी। मार्ले मिंटो सुधार, नो नो। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चाहिए मुसलमानों के लिए, नो नो। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो हम लोग पहले ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1991 में क्या होता है, मनमोहन सिंह जो है भारत की इकोनॉमी को खोल देते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो उससे ठीक 100 साल पहले, कब? 1892 में। 1892 के अधिनियम में क्या होता है, बजट पर बहस करने का हमको मौका मिल जाता है। पीसीएस में पूछा हुआ है। और देखिए क्या होता है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा 1935 में भारत जो है मॉडर्न बन रहा है, भारत में बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। आरबीआई की स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, और वर्मा हमसे अलग हो गया। तो किस अधिनियम से हुआ? 1935 के अधिनियम से। लेकिन इसमें पूछा है किस वर्ष स्थापना हुई, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि 1 अक्टूबर 1937 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। ठीक है, 1 अक्टूबर दिल्ली में हुई। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1937 में, तो 1937 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन की बात हो रही है केंद्र में, तो द्वैध शासन पहले कहाँ लगाया गया था? पहले द्वैध शासन लगाया गया था प्रांतों में। कब लगाया गया था? 1919। इधर भी बंटवारा, इधर भी बंटवारा, केंद्र में भी बंटवारा, प्रांतों में भी बंटवारा, बराबर। ठीक है, तो द्वैध शासन कब लगाया गया था? प्रांतों में। अपने लिए तो केंद्र सरकार ने क्या किया, द्विसदन व्यवस्था लागू कर ली, और प्रांतों के लिए द्वैध शासन। कब? 1919 में। लेकिन जब केंद्र सरकार को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, हमको भी अपने यहाँ लागू करनी चाहिए, तो 1935 में क्या किया, केंद्र सरकार ने भी अपने यहाँ क्या कर लिया, द्वैध शासन लगा लिया, और प्रांतों का द्वैध शासन खत्म कर लिया, यहाँ का द्वैध शासन अपने यहाँ ले आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार का पूछा है तो 1935 आंसर हो जाएगा। चलिए वही देखते हैं अगला। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ? संघीय व्यवस्था हम जानते ही हैं, संघीय व्यवस्था भारत मॉडर्न बन रहा है धीरे धीरे। कब? 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, हम जानते ही हैं, प्रांतों में कब लगा? 1919 में लगा। लेकिन इसको ख़त्म करके 1935 में अपने यहाँ लगा लिया केंद्र सरकार ने, जब उसको लगा कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है तो। ठीक है, भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई। विधान पालिका मतलब वही केंद्र काउंसिल। ठीक है, इसको द्विसदनीय कब बनाई गई? 1919 में इसको द्विसदन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1919 में बराबर है, तो शक्तियों का बंटवारा होगा। अपने यहाँ केंद्र सरकार ने द्विसदन और प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था। ठीक है, उसको फिर 1935 में खत्म कर दिया, तो 1919 इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था कब की? 1919 में। बराबर बराबर बांटना था तो द्विसदन में बांट दिया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था को लागू किया? मैंने कहा ना, संघ जहाँ आ जाए, यूनियन जहाँ आ जाए, भारत की मॉडर्नाइजेशन का जहाँ बात हो जाए, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ की अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? देखिए पहले से ही मैंने कहा ना, अवशेष की शक्तियाँ केंद्र और राज्यों को बांटने के बाद
भारत मॉडर्न हो रहा है धीरे धीरे। केंद्र और राज्यों को शक्तियाँ बांटने के बाद जो अवशिष्ट शक्तियाँ बचेंगी, जो किसी विषय में नहीं रहेंगी, वो किनको दिया जाएगा? हम लोगों ने अभी पढ़ा था, किसको दिया जाएगा? वो गवर्नर जनरल को दिया जाएगा। ठीक है, किनको दिया जाएगा? गवर्नर जनरल को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? हमने बताया ना, बड़ी बड़ी चीज़ें कब हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। वर्मा भारत से अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और पूरी थ्योरी भी पढ़ ली है। और आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में से पूछे हुए, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे वही इसमें डाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड और अपने चाहने वाले लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।